दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोग जो है बात किए थे अनुच्छेद 15 पे। उसमें बात किए थे महिलाओं बच्चों के लिए कुछ विशेष जो कानून थे, और कुछ जो विशेष कानून है उनको जो है हम लोग मूल विधि वाले सेक्शन में थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग केवल और केवल जो है थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए मूल विधि को अनुच्छेद के साथ पढ़ते हैं। तो आज जो है आर्टिकल 16 जो है पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे छोटी जो है वीडियो बने, ताकि जो है आप एक वीडियो में एक जो है अनुच्छेद समझ जाएं। लेकिन थोड़ा-सा उसका है कि मूल विधि से जो है जोड़ के पढ़ाने के क्रम में जो है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। आपको 1 से 50 तक पूरे अनुच्छेद बढ़िया से पढ़ने हैं, एग्ज़ाम में इनसे जो है सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो आर्टिकल 16 जो है क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय पे, लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, यानी कि 14 से 18 तक, 14 से 18 तक समानता की बात है। ठीक है, अब 16 भी समानता की बात करेगा। देखिए 14 किसका बात करता है? ऑल ओवर समानता की। वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। समानता के 5 जो है आर्टिकल में, वो सबसे बड़े आर्टिकल में माना जाएगा। 15 किस पे बात करता है? ओनली फॉर जो है चीजों पे, कि जो है 5 जो बेस हैं, 5 आधार हैं, उन पे जो है भेदभाव नहीं होगी। वो लिमिटेड कर देता है, और वो भी मेनली जो है एजुकेशन क्षेत्र के लिए बात की जाती है। 16 कहाँ बात की जाएगी? लोक नियोजन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रोजगार के लिए, जॉब के लिए, इसमें बात की जाएगी। ये भी सीमित है, क्योंकि इसमें भी 5-7 बेस ही हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। इसका मतलब जो है तो पहले समझ गए ना आप, कि लोक नियोजन का विषय मतलब क्या है। गवर्नमेंट जॉब, सीधा सीधा समझिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, यानी इस ऐसी कोई वैकेंसी निकलेगी तो सभी लोग को जो है समान अवसर मिलेगा। यही 16 का क्लॉज 1 है। क्लियर है? 16 का क्लॉज 2 16 का क्लॉज 2 जो है क्या बोला जाता है कि राज्य के अधीन पहले 16 का क्लॉज 1 समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को, ठीक है, इन चीज से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक को लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता प्रदान करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है राज्य कौन करेगा ये काम? राज्य करेगा, और किसको करेगा? नागरिक को। यानी 16 किसके लिए है? ओनली फॉर इंडियंस, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, किसके लिए? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो अनुच्छेद 15 भी भारतीय नागरिकों के लिए था, 16 भी नागरिकों के लिए। ठीक है, तो 16 का क्लॉज 1 सिंपल सा है कि लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता होगी। क्लॉज 2 जो है क्या है कि राज्य के अधीन जो भी सेवाएं होंगी, राज्य के अधीन जो भी क्या होंगी? सेवाएं होंगी, वो इन 5 तो जो है 15 में तो था ही, 2 बेस और यहां जोड़ दिया जाता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, एक उद्भव कह लीजिए, या फिर इसको आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो वंश मिल सकता है। ठीक है, और एक निवास। तो बोला जाता है क्लॉज 2 में, 16 के क्लॉज 2 में, कि राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं तो वो केवल इन आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य जो भी वैकेंसी निकालेगी वो इन आधारों पे जो है किसी से भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसमें भेदभाव नहीं करेगा, यानी सबको समान अवसर देगा। आधार तय कर दिए गए। ठीक है, 5 तो जो है 15 वाले ही हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, वंश। उद्भव कह लीजिए या वंश कह लीजिए, एक ही बात है। अच्छा, इस मूल वंश और इस वंश का मतलब यह है, इस वंश का मतलब माता पिता की ओर से आपकी जो है शैली देखी जाती है, मतलब वंशज देखा जाता है। माता की ओर से आप कैसे हैं, या फिर पिता की तरफ से जो है किस वंश के हैं। मूल वंश का मतलब जो है
त्वचा के आधार पे किया जाता है, त्वचा के रंग के आधार पे। ठीक है, कि आपके त्वचा का रंग कैसा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मूलवंश। तो आप समझिएगा कि राज्य के अधीन जो भी सेवाएं, पहला तो था कि राज्य के अधीन जो भी सेवा आएगी नागरिक को सभी को समान अवसर मिलेगा। अब इतना तो बोल दिया कि सभी को समान अवसर मिलेगा। दूसरा में उसने बताया कि समान अवसर तो मिलेगा ही, इस बेस पे जो है राज्य कभी भी जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, कभी भी इनमें जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अब 16(3) की जो है बातें आई। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप किन्हीं चीजों पे जो है ऐसे प्रतिबंध कर देंगे कि इन इन आधारों पे जो है नहीं लगाए जा सकते हैं, तो जो है फिर क्या होगा कि जहाँ की कुछ संस्कृति जो है पिछड़ गई है, ठीक है, उसको बचाने के लिए वहीं के लोग को जॉब देना उचित होगा। ठीक है, जैसे कि जो है ट्राइबल एरिया हो गए, हो सकता है कि वहाँ पे अगर उनको ना दिया जाए, किसी और को जो है जॉब दिया जाए, तो वो पूरा एक धीरे-धीरे कॉलोनी बस जाए। वहाँ बाहरी लोग आके जो है जॉब जॉब जहाँ लोग करते हैं, वहाँ पे धीरे-धीरे जो है बसते जाते हैं और वो जो है एक नगर जो है बन जाता है, तो उनकी संस्कृति जो है खतरे में पड़ जाए। तो कई सारी चीज़ें होती हैं एक चीज़ के पीछे, तो आप बस इतना समझिए कि जो है फिर बाद में जो है इसमें तीसरा क्लॉज़ में क्या किया गया, इसी को थोड़ा-सा बदला गया। क्या बोला गया कि राज्य अगर ऐसा उचित समझे, तो राज्य के अधीन स्थानीय या फिर राज्य प्राधिकारी, यानी कि जो भी जो है ग्रुप बी सी वाली जो है बी ए वाली जॉब होती है वो, तो राज्य के अधीन यदि कोई भी ऐसी जो है पोस्ट निकलती है और राज्य उसको उचित समझे, तो निवास संबंधी जो है शर्त रख सकता है। निवास संबंधी शर्त या फिर अन्य शर्त रख सकता है। इससे कोई जो है उसको, ठीक है, ये नहीं कहेगा कि जो है इनका जो है इसे वायलेशन कर रहा है। ठीक, तो ये जो है अनुच्छेद 15 का जो है 3 है। अभी आप इसको जो है लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा होता हूँ किनारे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है कि यदि संसद या राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, पिछड़े वर्ग एग्जैक्टली जो है वर्ड नहीं है, कुछ वर्ग के लिए ये प्रावधान कर सकती है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है 3 पॉइंट हो गई, 16(1), 16(2), 16(3), 16 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। हम बढ़ते हैं आगे क्लॉज जो है 4 पे। ठीक है, ये अगर ऐसा नहीं समझ में आया हो तो आप ऐसे समझिए कि जैसे जो है आप एमपी यूपी में जो है एसआई जो है अगर ओबीसी में भर रहे हैं, एससी में भर रहे हैं कोई लोग, अगर यही एसआई की फॉर्म एमपी गवर्नमेंट निकाल दे तो आप वहां जनरल में हो जाएंगे, क्योंकि निवास संबंधी शर्त रख दिया उसने। यहाँ तो बोला है कि राज्य के अधीन सेवाओं पे जो है निवास के लिए जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है बोल दिया कि कुछ जो है ऐसे जो उनके पास जॉब है, वैकेंसी है, जिनमें जो है राज्य की जो है जो पॉपुलेशन है उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो योगदान है उस जो है अनुपात में नहीं है, तब वो ऐसा काम कर सकती है। तो उसी बेस पे जो है वो यहाँ पे जो है हम लोग जनरल में हो जाते हैं अदर स्टेट में। ठीक है, तो ये रहा जो है 15 के क्लॉज 3 तक की बातें। अब 15 के क्लॉज 4 में चलते हैं। क्लॉज 4 क्या है? क्लॉज 4 है कि राज्य जो है पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, राज्य जो है पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में जो है कुछ प्रावधान कर सकता है। राज्य के सेवाओं में 4 पढ़ते हैं, 16 का 4। क्या है कि राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं उसमें पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अब यहीं से जो है मामला शुरू हो जाती है आरक्षण की, कि राज्य के अधीन, पूरी बात जब पढ़ेंगे ना आप, ये मैं तो जो है शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे लिखा गया कि राज्य के अधीन यदि राज्य ऐसा उपयुक्त समझे कि राज्य के अधीन जो भी जो है सेवाएं हैं उनमें जो है उनका योगदान जिन भी जो है
पिछड़े वर्ग का योगदान उस अनुपात में ना हो तो वो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो है राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, अपने अधीन जो भी सेवाएं निकाल रही है, जो भी जॉब या वैकेंसी निकाल रही है। तो अब बात आती है कि कैसा प्रावधान करें। तो इसके लिए तो पहले जो है ये पता होना चाहिए कि भाई पिछड़ा वर्ग क्या है। पिछड़ा वर्ग परिभाषित नहीं है, क्लियर है। तो पिछड़ा वर्ग क्या है इसके लिए जो है पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है गठित किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुई है, 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जब गठित की गई तो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है, काका कालेलकर। इनकी रिपोर्ट क्या थी, बस उसी पे बात करेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला था कि पिछड़े वर्ग का अगर आपको पहचान करना हो तो आप एक जातिगत जनगणना कराइए, और पिछड़ा वर्ग अपने देश में सबसे ज्यादा है तो उनको 70% का रिजर्वेशन दीजिए। ठीक है, यही बात जो है बोली थी इन्होंने। तो क्या बोला था, जातिगत जनगणना एंड 70% का रिजर्वेशन, क्लियर है। इसकी बात को देखिए 70% बहुत हो जाता है, गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, इसको समाप्त कर दिया, मतलब इनकी बातों को, सिफारिश को नहीं माना। तो फिर दूसरा वाला जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग वो गठित किया गया 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय। इस समय जो है मोरारजी देसाई पीएम थे। एक्चुअली में इंदिरा को जब ये हराए थे तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है बैकवर्ड क्लास का था, वोट बहुत अच्छा खासा पड़ा था। तो इन्होंने जो है पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल। बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है इन्होंने जो है क्या कर दिया, एक जो है आयोग गठित कर दी। इसी जो मंडल जो है कमीशन थी, इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस जो है दूसरे जो है वर्ग आयोग को मंडल आयोग भी बोला जाता है, मंडल आयोग। तो कौन से ईयर में जो है गठित हुई थी, 1979 में। अब देखिए मोरारजी देसाई की जो सरकार थी ये सोच रही थी कि जो है पिछड़ा वर्ग का जो है हमें सपोर्ट है, आगे चल के इनकी जो भी सिफारिश होगी हो सकता है हम इसको लागू कर दें और जीत जाएं। लेकिन बीच में जो है इनकी सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद क्या होता है, बीपी मंडल जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपते हैं, और इसको फाइनली जो है 1990 में जो है लागू करते हैं कौन, बीपी सिंह, प्रधानमंत्री जो थे। तो इसमें जो है इन्होंने अपने उसमें क्या बोला था जो है रिपोर्ट में, कि जो है ओबीसी को सामाजिक और शैक्षिक तौर पे, सामाजिक और शैक्षिक तौर पे कौन सी बेस जो है अपनाया इन्होंने जो है पिछड़ा के लिए, सामाजिक और शैक्षिक। ठीक है, आधार पे क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। नीचे वाले स्क्रीन में आ रहा है क्या, तो आरक्षण दिया जाए, ये बात किसने बोला था, मंडल कमीशन ने। ठीक है, तो मंडल आयोग के द्वारा जो है पहला रिपोर्ट ये सौंपा गया। दूसरा रिपोर्ट सौंपा गया कि कितना आरक्षण दिया जाए, तो 27% तक का आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ये आरक्षण कहां तक सीमित हो, तो ये जो है आरक्षण होनी चाहिए ओनली फॉर जॉब, यानी कि आप एक बार जॉब में आ रहे हैं तब तक जो है होनी चाहिए ये आरक्षण। यानी कि जो है मंडल कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 1980 में। अब जो है क्या हुआ था कि 1990 में जो है इनकी रिपोर्ट को जो है लागू कर दिया किसने, बीपी सिंह ने। ये बहुत ही जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट जो चीजें हैं ना, बहुत ही मजेदार जो है पेचीदा रही हैं, मजेदार के साथ साथ पेचीदा भी रही हैं। क्योंकि ये दौर ऐसा था कि जो है सरकारें आती थी, गिरती थी, जाती थी, राजीव गांधी के मरने के बाद। अब हुआ क्या कि यहां तक तो मामला ठीक था, इन्होंने लागू कर दिया। इसी समय अयोध्या मंदिर वाला मामला उठ गया। ये सोचे कि इसका मुद्दा हम जो है अपने चुनाव में जो है यूज कर लेंगे और जीत जाएंगे।
एक्चुअली में हुआ क्या कि अयोध्या मंदिर का जो है मुद्दा उठ जाने से ये मुद्दा ही भटक गई अपने रास्ते से, और जो है फिर ये चुनाव में नहीं जीत पाए, चुनाव ये हार गए। तो आपको पता है 1991 में जो है चुनाव किसने जीता था? कांग्रेस ने, और उनका जो है प्रधानमंत्री कौन बना था? नरसिम्हा राव। 1991 में किसकी गवर्नमेंट आई थी? नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्या किया? जो नरसिम्हा राव सरकार थी, इन्होंने 1991 में इन्होंने जो है क्या किया कि जो है इस आरक्षण में जो है सामाजिक और शैक्षिक वाला जो आरक्षण है, इसमें एक बेस और जोड़ दिया। इन्होंने बोला कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको भैया हम 10% और जो है आरक्षण देंगे। अब 10% और आरक्षण देंगे तो ये जो आरक्षण वाली जो चीजें थी वो 50 से भी जो है डक के 10 और जुड़ गई इसमें, और जो है आरक्षण की सीमा कितनी चल गई? 60। ठीक है, आरक्षण की सीमा चल गई 60। और चूंकि जो है आरक्षण जो है 50 तक जो है अभी तक माना जाता था। ठीक है, तब जो है एक फेमस केस का जिक्र आता है यहाँ पे, इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद, इनको जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 का ये मामला है। इंदिरा साहनी केस 1992 का मामला है। इस केस को जो है मंडल केस भी बोला जाता है, मंडल केस। तो ध्यान रखेंगे। ये जो है फिर क्या किए इन्होंने, जो है इस चीज को जो 10% वाली थी उसको लेके चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला कि जो है आप किसी भी हाल में 50% के आंकड़े को पार नहीं कर सकते, यानी कि जो भी आरक्षण की सीमा है वो जो है कहां तक होनी चाहिए? 50% तक ही सीमित होनी चाहिए। इन्होंने सीमित कर दिया। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और क्या बोला कि जो है ये ठीक है, यानी कि जो है जो ये जॉब वाली है ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है पदोन्नति, प्रमोशन जिसको बोलते हैं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल नहीं। एक बार जॉब पा लीजिए, उसके बाद अपना स्टेटस आप अपने हिसाब से देखते रहिए, चेंज करते रहिए। तो पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया जो है इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस बहुत फेमस इसीलिए है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे ये जो है 1992 का मामला जो है चल गया। तो 1993 में जो है सरकार ने क्या किया, 1993 में एक जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, 1993 में बनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको जो है 102वें संविधान संशोधन द्वारा 338 के बी में रख के, ठीक है, संवैधानिक कर दिया गया, संवैधानिक कर दिया गया। बहुत फैक्ट ही चीजें हैं आप, लेकिन एक क्रम से है, जुड़ी हुई चीज है, इसलिए आपको ध्यान होते जाना चाहिए। तो अभी तक हमने जो है जो पढ़ा एकदम जो सिंपल सी चीज है, फिर एक बार मेरे साथ रिवाइज कर दीजिए। 16(1) लोक नियोजन के विषय पे सभी को समान अवसर। 16(2) वो 7 बेस है जिनके आधार पे जो है आपको जो है प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(3) में बोला कि कुछ विशेष जो है वर्गों को, ठीक है, निवास संबंधी जो है या फिर अन्य शर्तें जो है मांगी जा सकती हैं। 16(4) क्या बोला कि जो है राज्य के अधीन यदि उसकी सेवाओं में लोगों का जो है पिछड़े वर्ग का, ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है सही नहीं है, तो उस आधार पे जो है पिछड़े वर्ग के लिए अलग से प्रावधान होगी। तो पिछड़े वर्ग के लिए ही हम लोग ये प्रावधान देख रहे थे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग आया था। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया, दूसरा जो है का मामला हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है एक चीज और बात करना है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इंदिरा साहनी वाद में जो है एक चीज और बोली गई थी कि आप जो है एक काम करेंगे, जो ओबीसी को 27% वाला आरक्षण दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो 2 भागों में बांटना है। एक आप जो है उन ओबीसी वालों को मत दीजिए आरक्षण
जो कि जो है बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, जो अच्छे कमा रहे हैं, उनको जो है अभी जो है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी बेस पे जो है एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था रामानंदन समिति। रामानंदन समिति 1993 के जो है बेस पे, इन्हीं के सिफारिश पे, कह लीजिए बेस क्या कहेंगे, सिफारिश पे, इनकी सिफारिश पे क्या हुआ था, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर वाली कॉन्सेप्ट जो है आई चलन में। क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार परत या फिर अगड़ा वर्ग, ठीक है? पिछड़ा वर्ग मतलब जो है एकदम वंचित है समाज से। अगड़ा वर्ग मतलब जो है पिछड़े में भी जो अगड़ा है, ठीक है? तो क्रीमी लेयर का मतलब जो है ऊपरी परत, मलाईदार परत, यानी कि क्रीम वाले लेयर पे हैं, जो एकदम इस ऊपर वाली स्थिति पे हैं, उनको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलेगा। यही चीजें जो है इसमें हुई थी, ठीक है? अब ये बहुत हौच पौच हो गया, चाहे तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको इरेज करते हैं, और जबकि जो है इसकी बातें हुई ही हैं, पदोन्नति में आरक्षण वगैरह जो है ये सब, तो एक दो केस और बताते हैं इससे इंपॉर्टेंट और आपके मूल विधि से इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हमको भी जो है ये सब चीजें जो है छांटनी पड़ जाती है, इसलिए समय भी लग जाता है, और ड्यूटी वगैरह करते हुए ये सब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपके पास रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाते, फिर भी जो है मैं कोशिश करता हूँ एक आध दिन से ज़्यादा का गैपिंग ना हो पाए। कोशिश पूरी रहेगी कि आपके एग्जाम तक जो है पूरी चीज़ें, एग्जाम से जो है 15-20 दिन पहले पूरी चीज़ें कवर करा दी जाए, ठीक है? तो देखिए, इंदिरा साहनीवाद हमने जो है पढ़ लिया था। अब जो है अनुच्छेद 16(4) के अधीन ही एक केस और है, बालाजी राघवन। हिंदी में ही लिख देते हैं, बालाजी राघवन वर्सेस मैसूर राज्य। बालाजी राघवन वर्सेस मैसूर राज्य। इस मामले में एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैसूर राज्य की जो गवर्नमेंट थी उस समय जो है, ठीक है, कर्नाटका वाली गवर्नमेंट मनमाने तरीके से जो है ये जो आरक्षण वाला जो है प्रोविजन था वो जो है करते जा रही थी, ठीक है? पिछड़ा वर्ग भी जो है मनमाने तरीके से कभी आर्थिक तौर पे ले लेती थी, कभी सामाजिक तौर पे, चुनाव जैसा हो वैसा जीतने के लिए। तो ये जो है मामला जब गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने जो है बोला कि सामाजिक एवं शैक्षिक तौर पे ही आप ले सकते हैं, सामाजिक और शैक्षिक तौर पे जो है आप क्या कर सकते हैं, केवल पिछड़ा वर्ग को जो है मान सकते हैं। और दूसरा जो है बात क्या बोला गया कि जो है राज्य के अधीन अगर सेवा है, राज्य के अधीन जो सेवा है, और उनमें जो है जो भी जो वर्ग हैं, इन आधार पे, उन सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, ठीक है, अगर राज्य के अधीन सेवा में, राज्य के अधीन सेवा में योगदान नहीं है, तो जो है आप उनको पिछड़ा कह सकते हैं, ठीक है? राज्य के अधीन सेवा में जो है योगदान नहीं है, इन बेस पे तो पिछड़ा वर्ग जो है वो जायज हो जाएगा। तो मेनली जो है दो बेस जो है तय किया था बालाजी राघवन केस में, एक सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे, और दूसरा बोला कि राज्य के अधीन सेवा में अगर योगदान नहीं है तो, ठीक है? तो इस बेस पे भी आप स्टेट के जॉब में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और इस बेस पे भी, ठीक है? आरक्षण के लिए बात है, बाकी तो पार्टिसिपेशन तो जो है कोई भी कर सकता था। दूसरा, अच्छा, दूसरा केस जो है बता देते हैं। दूसरा जो केस है वो है देवदासन वर्सेस, देवदासन बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। 1961 का मामला है, 1964 का मामला है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। इसमें जो है क्या था कि इन्होंने बोला कैरी फॉरवर्ड रूल, अभी इसकी बात हम करेंगे आगे। कैरी फॉरवर्ड रूल ये जो है, इसमें आप 50%
से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते हैं। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं ना, जो भी वैकेंसी आती है वो अगर भर जा रही है और उसमें से जैसे मान लीजिए कि एससी की 10 सीटें खाली चल गई, तो वो अगले वाले जो भी वैकेंसी आएगी उसमें एससी का 10 सीटें और जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो वही चीज इसमें बोला गया था देवदासन वाले में कि कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज इसमें बोल दी गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो कि इंदिरा साहनीवाद में क्या बोला गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। और यहाँ क्या बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% से ज्यादा। कभी कभी लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, पता नहीं कैसे, जबकि दोनों चीजें बहुत अलग हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब देखेंगे 16 का 4 को 16 का 4 तक तो ये बातें हो गई थी। 4 तक क्या थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दी जाएगी जॉब में। अब पदोन्नति की आरक्षण की बात आ गई, तो 16 का 4 ए। अब जहां ए का ये सब आ जाए, समझ लीजिए कुछ अलग से जोड़े गए हैं, तो संसद ने इसमें क्या जोड़ा, पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण अब ये कब जोड़ा गया होगा भाई? 1992 के, अभी हमने बताया इंदिरा साहनीवाद में बोला कि पदोन्नति में आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। तो प्रमोशन में जब आरक्षण नहीं दे सकते, इंदिरा साहनीवाद ने बोल दिया, तो उसके बाद ही ये मामला जोड़ी गई होगी। तो इसको जोड़ा गया था 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा। संसद द्वारा इसको जोड़ा गया था कि अब प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन किसके लिए, ये चीज ध्यान रखना है, ओनली फॉर एससी एंड एसटी। एससी और एसटी को ही दिया जाएगा, ओबीसी वगैरह को नहीं। ठीक है, 16 का 4 बी, बैकलॉग भर्ती एंड कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल, अग्रनयन का सिद्धांत। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल और बैकलॉग भर्ती, वही चीज है जो अभी मैंने बताया कि जो पिछली वैकेंसी बच जाती थी तो अगले में जोड़ दिया जाता था। तो देवदासन में बोला था कि 50% पार नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पे बोल दिया, उन केस का नाम बहुत याद नहीं आ रहा है मुझे, हालांकि इम्पोर्टेंट तो है ही। कौन सी केस थी, चलिए हो सकता है मैं कमेंट में लिख दूंगा, केस याद आ जाए, नहीं तो अगली वीडियो में जिक्र कर दूंगा। यहाँ पे अभी क्या है, 50% वाली सीमा पार हो सकती है। ठीक है, ये किससे जोड़ा गया है? देखिए इंपॉर्टेंट ये वाली है संशोधन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं, 2000 द्वारा 81वां संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे 16 के 5 में, और इसी तरह 16 का 6 पढ़ लिया जाए, क्लियर हो जाएगा, कहानी खत्म। 16 में भी समय ही लगी गया। 16 का 5, इसमें क्या बताया जाता है कि अपॉइंटमेंट की देखिए सारी चीजें हैं, इसमें किसकी अपॉइंटमेंट है, तो कोई विशेष वर्ग या संप्रदाय या फिर कुछ ऐसी विशेष पद निकली हुई हो, और वहां पे राज्य विशेष वर्ग या धर्म का, ठीक है, मांग कर सकता है या फिर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आर्मी में आप धर्मगुरु का पोस्ट निकला, तो यहाँ पे ओनली फॉर पंडित लिख सकता है वो। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसी काम कर सकती है, तो इससे कोई इसको रोक नहीं सकेगा। यही चीज बोला गया है कि धार्मिक संस्था के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी आती है तो किसी विशेष संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। 16 का 6, ये तो आपको पता होगा, 103वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण जॉब के लिए इसमें वैली किया गया था 10%, बस वही चीज है। तो ये रहा अनुच्छेद 16, बिल्कुल। अब अनुच्छेद 17 और 18 एक क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे तो समानता का अधिकार समाप्त हो जाएगा।